तो हेलो साथियों, तो आज मैं आप सबके लिए क्लास 12th फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं, जो आपके हर हाल में पेपर में पूछे जाने वाले हैं। और इन प्रश्नों को आप लोग हर हाल में तैयार करके जाइएगा। सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके इन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा में 4 मार्च को आने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके हर हाल में पेपर में पूछे जाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पे आता है वैद्युत क्षेत्र में क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा व मात्रक व बीमा लिखिए। परिभाषा, मात्रक और बीमा लिखने को आएंगे आपको 1 या 2 नंबर में ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आप लोग लिखिएगा कि किसी क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एक बार फिर से देखिए कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है E=F/Q0 होता है। क्या होता है? E=F/Q0 होता है। और वहीं पर इसका मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है न्यूटन प्रति जो है गुलाम होता है। तो इसका बीमा हो जाएगा MLT-3A-A हो जाएगा, इसका ये बीमा हो जाता है। तो आपको पहला प्रश्न भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न आपके 2023 में भी पूछा गया था, 22-23 में आपका लगातार पूछा गया है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए कि कूलाम का नियम तथा सूत्र को लिखिए। कूलाम का नियम तथा सूत्र को लिखिए। देखिए स्टूडेंट, आपके जो है बायोलॉजी के पेपर में जो मैं क्वेश्चन बताया था वो सभी आपके पेपर में पूछे गए थे। तो आप लोग, मैं जिन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से बता रहा हूं, आप लोग उसको हर हाल में तैयार करके जाइएगा। सभी आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर दूसरा भी क्वेश्चन देख लीजिए कि कूलाम का नियम तथा सूत्र को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर कूलाम का नियम क्या होता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगे वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से देखिए कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगे वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका जो सूत्र हो जाएगा F=1/4πε0 और Q1Q2/r²। इसका ये सूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? सूत्र हो जाता है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा नंबर। यहाँ पर देख लीजिए कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की अच्छी व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी व निरक्षीय स्थिति में क्या कह रहा है कि अच्छी व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखने, यानी कि सूत्र आपको लिखने को आते हैं। तो यहाँ पर इसका भी देख लीजिए अच्छे तरीके से। सूत्र हो जाता है, अच्छी स्थिति में क्या हो जाता है कि E=1/4πε0 2p/r²। और दूसरा जो निरक्षीय स्थिति में हो जाता है, निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाता है कि E=1/4πε0 और p/r²। ये जो है निरक्षीय स्थिति में हो जाता है। तो आप लोग को दूसरा तीसरा क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखने को आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी काल्पनिक पृष्ठ, क्या कह रहा है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका जो सूत्र हो जाता है φ=EA cos θ। φ=EA cos θ हो जाता है इसका सूत्र। और मात्रक हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलाम हो जाता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर और अपान में इसका जो सूत्र मात्रक हो जाता है कूलाम हो जाता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। इसका चौथा क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन को। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं या फिर वैद्युत विभवांतर क्या है। तो इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये भी आपके 3 नंबर में प्रश्न
पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से कि वैद्युत क्षेत्र में रखे एक धन परीक्षण क्यू नाट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखे, क्या करा है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे एक धन परीक्षण क्यू नाट, क्या है, क्यू नाट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर इसका भी सूत्र देख लीजिए कि माना जो है ए बिंदु से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है तो वैद्युत विभवांतर कहलाता है। उसके बाद इसका जो सूत्र हो जाता है VB इक्वल टू क्या हो जाता है W अपान क्यू नाट, W अपान क्यू नाट हो जाता है, इसका ये सूत्र हो जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कह रहा है कि विभव प्रवणता क्या है। विभव प्रवणता भी देख लीजिए, ये भी आपके प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि इसका जो परिभाषा हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता की जो सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी। क्या हो जाता है, अगर कोई आपसे बोले कि विभव प्रवणता क्या है तो कहेंगे विभव में परिवर्तन बटे दूरी को ही विभव प्रवणता कहते हैं। इसका जो सूत्र हो जाता है डेल्टा V अपान डेल्टा एक्स, डेल्टा V अपान डेल्टा V एक्स हो जाता है और इसका मात्रक हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर हो जाता है। तो यहीं पर इसका बीमा आप लोग देख लीजिए कि बीमा क्या हो जाता है कि MLT-3 A-3 इसका ये बीमा हो जाता है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बीमा भी, सूत्र भी और मात्रक भी और इसका जो परिभाषा भी समझ में आ गए होंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए। ये भी प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि किसी वैद्युत परिपथ में, क्या करा है कि किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा को क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। या फिर इसका एक और परिभाषा होता है, यहाँ पर देख लीजिए कि किसी परिपथ में एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। किसी परिपथ में एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो सूत्र होता है P इक्वल टू W अपान T होता है, W अपान T हो जाता है और यहीं पर इसका मात्रक हो जाता है जूल प्रति सेकेंड और इसका वाट भी MKS में मात्रक होता है। तो आपको विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, मात्रक तथा बीमा लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं और इसका मात्रक तथा बीमा लिखने को आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका परिभाषा पहले देखिए, उसके बाद मात्रक बीमा को देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए परिभाषा में लिखेंगे किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के अनुपात को, वैद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, किसी चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र व धारा घनत्व के अनुपात को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसका जो है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जो है रो से प्रदर्शित किया जाता है और रो इक्वल टू होता है RA अपान में L हो जाता है, RA अपान में L हो जाता है, इसका ये सूत्र हो जाता है। तो वहीं पर इसका मात्रक देख लीजिए, मात्रक क्या हो जाएगा कि ओम मीटर, क्या हो जाता है, ओम मीटर इसका मात्रक हो जाता है। वहीं पर बीमा हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, ML3T-3 A-2 हो जाता है, ये इसका बीमा हो जाता है। उसके बाद को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए। धारा घनत्व किसे कहते हैं, मात्रक लिखिए। तो इसको देख लीजिए, किसी भी चालक के किसी बिंदु क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी चालक के किसी बिंदु क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित किया जाता है और मात्रक होता है एम्पीयर प्रति मीटर होता है। क्या होता है, एम्पीयर प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाता है और बीमा हो जाता है AL-2 हो जाता है, बीमा हो जाता है AL-2 इसका
बीमा हो जाता है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से आपका 10वां भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मैं हमेशा लेकर आऊँगा। केमिस्ट्री के भी लेकर आने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो यहाँ पर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए कि वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, मात्रक तथा बीमा लिखिए। वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, मात्रक तथा बीमा लिखने को आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, उसके बाद इसके मात्रक और बीमा को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि किसी चालक में जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। किसी चालक में जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। चालक के इसी गुण को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है और इसका मात्रक हो जाता है वोल्ट प्रति एम्पियर और ओम भी इसका मात्रक होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि उसके बाद इसका बीमा हो जाता है T-3 हो जाता है। तो इसका ये बीमा हो जाता है, वोल्ट प्रति एम्पियर और ओम इसका मात्रक हो जाता है। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अच्छे तरीके से कि गतिशीलता को परिभाषित कीजिए तथा उसका मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन आपके 2020, 18, 17 में इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि इसका जो परिभाषा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए परिभाषा में लिखेंगे कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग व चालक में उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। तो आपको गतिशीलता की परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लीजिए कि किसी चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो सूत्र हो जाता है म्यू इक्वल टू VD/E। VD क्या है, अनुगमन वेग, और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर अपान में वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर अपान में वोल्ट सेकेंड इसका ये मात्रक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि इलेक्ट्रॉनों के माध्य मुक्त पथ से आप क्या समझते हैं। इलेक्ट्रॉनों के माध्य मुक्त पथ से आप क्या समझते हैं, तो लिखिएगा कि यहाँ पर अच्छे तरीके से कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित गति करते हुए पदार्थ के धन आयनों से टकराती हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। इसे नोट में लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों का उच्च ऊष्मीय वेग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो आप लोग को माध्य मुक्त पथ की जो है परिभाषा अच्छे तरीके से मालूम हो चुकी होगी। उसके बाद अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देख लीजिए कि 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता से आप क्या तात्पर्य है, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, उसका मात्रक लिखिए। तो देख लीजिए ये भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। या फिर ऐसे भी लिखिएगा कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। उसके बाद लेंस की मात्रा क्या हो जाता है, डायोप्टर होता है और P = 1/F मीटर में इसका सूत्र हो जाता है। तो आप लोग को लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, उसका मात्रक अच्छे तरीके से मालूम हो चुकी होगी। तो उसके बाद अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं, तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कि आपतित किरण क्या कर रहा है कि आपतित किरण तथा प्रिज्म से निकलने वाले निर्गत किरण को आगे तथा पीछे खींचने पर जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर बने कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं और इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल एम से प्रदर्शित किया जाता है। एक बार फिर से देखिए कि आपतित किरण तथा प्रिज्म से निकलने वाली निर्गत किरण, आपतित किरण तथा प्रिज्म से निकलने वाली निर्गत किरण को आगे तथा पीछे खींचने पर जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर बने कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल एम से प्रदर्शित किया जाता है।
उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम। लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम आप लोग देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपके 3 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, लॉर्ड रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लॉर्ड रैले के अनुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो होती है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के क्या होती है, चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो I = 1/λ4 हो जाता है इसका ये सूत्र। उसके बाद यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिए। वर्ण विक्षेपण की परिभाषा भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कि प्रिज्म के किसी पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश को आपतित कराने पर श्वेत प्रकाश अपने सभी अवयवी रंगों में इस प्रकार विभक्त हो जाती है कि इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए कि प्रिज्म के किसी एक पृष्ठ पर श्वेत प्रकाश को आपतित कराने पर श्वेत प्रकाश अपने सभी अवयव रंगों में इस प्रकार विभक्त हो जाती है कि इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश यहाँ पर जब इसको प्रिज्म से जब आपतित कराएंगे तो अपने सभी अवयवी रंगों में इस प्रकार जो है विभक्त हो जाती है, जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा। और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के और पहले भी आपके बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इसको हर हाल में तैयार कर लीजिएगा और मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।